नमस्कार दोस्तों, आज हमारे सामने नंदिनी है, मेरी सबसे फेवरेट स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट। नंदिनी को लगता है कि मैंने इसकी जान बचाई है। नंदिनी बहुत दुखी थी, बहुत परेशान थी। क्या हुआ था उस दिन, नंदिनी बताएगी? जब पहली बार 9th-10th में हम लोग को पढ़ाने आए थे, तो जब आपने पहली बार बात करना शुरू किया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं जानती हूँ, मुझे एकदम से लगा नहीं था कि कोई नए आदमी से मैं बात कर रही हूँ। फिर थोड़ा बहुत परेशान थे, तो 2 साल तो ऐसे भी थी, कोई दिक्कत नहीं। आपकी क्लास होती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। फिर जब थोड़ा सा 11th में परेशान हुए तो फिर मुझे समझ में नहीं आता मैं किससे बात करूँ। घर पे किसी से कर नहीं सकते, टीचर्स समझेंगे नहीं, स्कूल में वही टिपिकल मोटिवेशन देंगे, हाँ पढ़ाई करो, ऐसे करो। फिर मुझे लगा कि एक बार सर से बात करनी चाहिए, चलते हैं। तो फिर आप मैथ्स लैब में गए थे हम, आप थे नहीं उस टाइम, तो उन्होंने कहा कि वेट करना पड़ेगा। फिर मैंने क्लास बंक करके वेट किया था, मैंने कभी आज तक क्लास बंक नहीं करी थी। फिर मैंने वेट किया, फिर मैंने आपको बताया कि ये प्रॉब्लम है। आप सिर्फ सुन रहे थे बैठ के, कोई मतलब जजमेंट नहीं, कोई ओपिनियन नहीं कि ऐसे करो ऐसे करो। फिर उन्होंने कहा कि आपने कुछ बताया था, बस मुझे सुन के अच्छा लगा, कुछ खास चेंज हुआ नहीं, बस मुझे सुन के अच्छा लगा। फिर कहा कि आप घर आ जाना, कोई देखते हैं क्या होता है। फिर घर गए तो घर पे आप थे नहीं, सेंटर में थे उस टाइम। फिर अब मैंने आपकी पहली बार किसी घर में लाइब्रेरी देखी थी मुझे देख के इतना अच्छा लगा था। फिर मैंने ऐसे रैंडमली बुक्स मतलब ब्राउज करना शुरू किया, ये बुक वो बुक। फिर आए और फिर तब से रुके ही नहीं मुझे आपके पापा का फ़ोन आया था जिस दिन आप घर आई थी मेरे। उन्होंने कहा था हमारी बिटिया बहुत परेशान है, उसको ऐसे ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि वो अपने आप को ख़त्म कर लेगी। अब क्या करें यार, कुछ सुसाइडल थॉट्स तो मुझे भी आए थे, और कोई कुछ नहीं कर सकता। दलदल होता है एकदम जब आपके मन में थॉट्स। खाली एक चीज़ कर सकते हैं, अगर आप आपके आसपास में अगर किसी को सुसाइडल थॉट्स आ रहा है तो बी देयर फॉर हिम। उसको अगर भूख लगी है तो खाना दे दीजिए। ऐसा लगता है सुसाइडल थॉट्स के समय ना, जैसे कोई रॉ स्किन हो। रॉ स्किन समझते हैं, जैसे जल जाता है तो स्किन होता है, तो ज़रा सा कोई भी चीज़ टच करती है तो दर्द होता है। तो अगर कोई ज़रा सा ऐसी कोई बात बोल दे जिसकी वजह से जजमेंटल फील हो, तो मन करता है बस जो मैं आधे घंटे बाद मरने वाला था वो अभी मर जाऊंगा तो ऐसी कंडीशन में, और ऐसी कंडीशन में नहीं, वैसे भी अपने आसपास में किसी के साथ भी आप ऐसे ही रहें कि वो आदमी अगर आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो फिर वो अच्छा आदमी है, वो आपको परेशान नहीं कर रहा है तो ही इज़ नॉट अ बैड मैन। जैसे बच्चों के लिए बहुत माना जाता है कि अगर वो किताब उठा के नहीं पढ़ रहे हैं, एकेडमिक्स की एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करें तो बहुत विलन है वो घर के। शायद इसीलिए हम लोग का ये जो रमण आश्रम आप बोलती हैं, ये हम लोग का सेंटर, रमण आश्रम नहीं बोलेंगे इसको, मैं तो बोलूँगा, खैर ये तो जन आश्रम है ही। जन आश्रम तो ऐसे ही रहेगा जहाँ पर कल को कोई भी बच्चा आता है तो लेट देम वॉक अराउंड। हमारे पास तकरीबन 3-4-5 हज़ार टीचर्स हैं, है ना, बुक्स हैं भाई। लेकिन मुझे पता है नंदिनी को मैंने बहुत बार देखा है पास्ट में जाकर के। नंदिनी बाकी सारे बच्चों से अलग है। ये मैं आपकी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ। जैसे रमण थे, जैसे उनकी माँ थी, जैसे कृष्णमूर्ति थे, एक स्पार्क होती है सब बच्चों में। किसी की मटेरियल स्पार्क होती है पैसे रुपए की, और उसको अगर कहीं दिखाई देता है कि मैं पैसे कमा सकता हूँ तो वो उसको पकड़ना शुरू कर देता है। ऐसे मेरे जान पहचान में बहुत से बच्चे हैं। लेकिन नंदिनी इज़ मोर ऑफ अ स्पिरिचुअल काइंड। इसको मटेरियल होता है ना, आटा और सूजी, ऐसे ही नंदिनी का स्वभाव बड़ा स्पिरिचुअल है। इसलिए मैं नंदिनी से कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन, ज़ेनोगा क्या है? ज़ेनोगा में जो प्रैक्टिसेस बताई गई हैं उससे क्या करवाना चाहती है ज़ेनोगा हमसे? मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी लाइफ है वो हमें लगता है कि ठीक ठाक है, लेकिन वो काफ़ी बिगड़ी हुई है। और जनों को उसको ठीक करने का एक तरीका, यूजुअली हम लोग को लगता है कि हमें कुछ सही करना है, पर हमें कुछ सही नहीं करना है। खाली आपकी लाइफ में है कि सबकी लाइफ में? सबकी लाइफ का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी लाइफ में है तो। कि पापा की लाइफ में? हाँ, उनको मैं देखती तो उनको लगता है, लेकिन उनको ये नहीं लगता कि उनके में कुछ चेंज कर। मम्मी की लाइफ में? मम्मी की लाइफ में भी। तो क्या ये कह सकते हैं कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड परेशान है? कह सकते हैं। ज़ेनोगा ये कहती है ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक मूवमेंट है, जहाँ भी है वहाँ से मूव करके कहीं और जा रहा है। जैसे आपने वो प्रार्थना सुनी है ना, असतो मा सद्गमय, वो खाली प्रार्थना नहीं है। तमसो मा ज्योतिर्गमय, और क्या है, मृत्योर्मा अमृतम गमय। इसका ट्रांसलेशन पता है? असत्य से सत्य की ओर, अंधेरे से उजाले की ओर, मृत्यु से लाइफ की ओर।
ये मूवमेंट पूरे ब्रह्मांड का हो रहा है और बहुत स्लो स्पाइरल में हो रहा है। इसको हम लोग जनोगा एडवांस में स्टडी करते हैं। 3 बड़े बड़े एटर्निटीज़ हैं। इसको हम लोग भू, भुवः और सुवः के नाम से जानते हैं। कहाँ से? ओम भूर्भुवः सुवः। और उसी में हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं। बार बार मरते हैं, पैदा होते हैं, मरते हैं, पैदा होते हैं। जनोगा की साइंस से, नॉलेज से हम लोग ये जो धीरे धीरे करोड़ों अरबों जन्म, आप बहुत से लोग नहीं मानते इसको जन्म को, लेकिन मैं तो हर रोज़ को जन्म मानता हूँ। हर रोज़ जब सुबह उठते हैं नया जन्म है, कुट पिट करके, मार खा करके, फेल होकर के, बेइज्जत होकर के फिर सो जाते हैं, फिर अगले दिन फिर से नया जन्म हो जाता है। और वैसी ही लाइफ होती है जैसी कल थी, बहुत ज़्यादा बदल नहीं जाती। और कुछ साल बाद हम लोग बड़े हो जाते हैं, कुछ साल बाद हमारा नया घर हो जाता है, लेकिन लाइफ वैसी की वैसी होती है। और रियल लाइफ भी ऐसी होती है मरने के बाद भी। पिछला जन्म इस वाले जन्म से बहुत अलग नहीं था। बहुत से लोग पूछ रहे हैं, सर आप बताइए पिछले जन्म में आप क्या थे, कौन से महान, जैसे गौतम बुद्ध थे, पिछले जन्मों के बारे में पूरी जातक कथाएं उन्होंने लिखी हैं। कृष्णमूर्ति की भी पिछले जन्मों में कहा जाता है कि वो तो भाई बुद्धिस्ट मॉन्क थे, ब्राह्मण थे। आप क्या थे? खाली मैं ही नहीं, हम सब के सब क्या थे? हम सब के सब दुखी थे। आज से 500 साल पहले क्या था दुनिया? किसान ढेर सारे थे, मजदूर ढेर सारे थे, राजा बहुत कम थे। अगर आप चाहें तो अपने आप को राजा बोल दीजिए। मेरे घर में बोलते हैं, पता है, नाना जी का हाथ देखकर कोई बोला था पिछले जन्म में वो राजा थे, नरपत थे, नरपत तिवारी उनका नाम है। पिछले जन्म में राजा थे ना, इस जन्म में तो है नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो डिमांड है ना पिछले जन्म के बारे में जानना, ये डर से आता है। बट जनोगा ये बहुत साइंटिफिक स्टडी है जिसमें आप इस स्लो स्पाइरल को बहुत तेज़ी से क्रॉस कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मुंबई जाना हो तो मैं रोड से भी जा सकता हूँ और हवाई जहाज़ से भी जा सकता हूँ। तो ऐसे ही असत्य से सत्य तक अगर पहुंचना है तो जनोगा प्रैक्टिसेस से, जनोगा मतलब ध्यान की प्रैक्टिसेस से, भगवद गीता की प्रैक्टिसेस से, पतंजलि योग सूत्र की प्रैक्टिसेस से उसी काम को बहुत जल्दी कर सकते हैं। ये है जनोगा। दूसरा सवाल है, जनोगा बाकी योग से, जैसे कर्म योग है, सिद्ध योग है, भक्ति योग है, बड़ा फेमस है, मोस्ट वांटेड योग वही है, जनोगा उनसे अलग कैसे है? जनोगा का मेन एम क्या है जो बाकियों से अलग हो? बाकी तो पढ़ी नहीं है तो ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन जनोगा कुछ तो अलग है। मतलब जनोगा भी मैं भी वही सिखाई कि सांस पे ध्यान देना है। ये पहली बार नहीं सुना था मैंने, लेकिन थोड़ा सा उसमें साइंटिफिक एंगल डाल करके कि वो बोरिंग ना लगे। ये जैसे हम लोग डेली सांस लेते हैं उसमें थोड़ा सा चेंजेस करके फिर आप उसको चेंज कर सकते हो। उसमें कुछ बहुत ऐसे मतलब भगवान टाइप का नहीं, बहुत मतलब मैजिकल नहीं है उसमें। इसमें मैं ऐड ये करना चाहूँगा कि जनोगा मेरे लिए इसलिए बहुत हेल्पफुल है बिकॉज मैंने थोड़ा बहुत भक्ति युक्ति ट्राई की है। आपने भी थोड़ा बहुत तो किया ही है, भगवान के सामने भीख मांगी एग्जाम में पास होने के लिए। खैर वो सुनते नहीं, अलग बात है। क्योंकि मुझे याद है जब मैं पहली बार गया था रामकृष्ण परमहंस की लाइब्रेरी में और वहाँ पर बड़े मन से भगवान से दुआ मांगी थी कि मेरी हेल्प करो, तो जनोगा तो नहीं मिली थी उस समय, लेकिन मुझे मिली थी कौन सी बुक? योग वशिष्ठ। योग वशिष्ठ। तो अलग तरीके से काम करते हैं, लेकिन हमारा जो माइंड इमेजिन करता है वैसे काम नहीं करते। तो जनोगा का मेन एम है माइंड को कंसंट्रेट करना। और कैसे? जबरदस्ती नहीं, एक्सरसाइज करके नहीं, भगवान की भक्ति करके नहीं, माइंड के स्ट्रक्चर को समझ करके। तो मेरे लिए काम बहुत आसान हो गया कि अब स्पिरिचुअलिटी वो सब नहीं है, खाली एक काम है। अगर मैं अपने माइंड को नेचुरली किसी जगह पर कंसंट्रेट कर पाया तो मैं अपने स्पिरिचुअल लाइफ को जी रहा हूँ। एक सिंपल सा एम मिल गया मुझे। जनोगा हमारे माइंड को 4 सेक्शंस में डिवाइड करती है। 4 सेक्शंस, उनका नाम बता सकती हैं, उनके बारे में कुछ बता सकती हैं? 1A, 2A, 2B और 3-4 4 सेक्शंस होते हैं। पहले सेक्शन में 4 सेंटर्स होते हैं, आई सेंटर, ई सेंटर, एस सेंटर, एम सेंटर। और 2 को 2 में डिवाइड किया, 2A, 2B। यूजुअली हम बहुत करते हैं तो 2A तक पहुंच पाते हैं। बीच में गैप होता है जो नो मैंस लैंड बोलते हैं, उसको जब पार करते तब जा करके 2, 3, 4 तक पहुंच पाते हैं। राइट, आपने कहा सबसे पहला है सेक्शन 1 जो कि हमारा कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड, इसके जरिए हम लोग बातचीत करते हैं। दूसरा है सेक्शन 2 जिसमें 2 पार्ट हैं, आपने सही कहा, ए और बी। ए और बी के बीच में क्या है? नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड। क्यों नो मैंस लैंड क्यों बोलते हैं उसको? वहां पर कोई इंसान नहीं है, वहां पर आपको खुद ही चलना पड़ेगा। और जब आप सेक्शन 2B पे पहुंचते हैं तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आप सेक्शन 2B पर पहुंच गए हैं, पहुंचना शुरू कर दिया है? 3 क्वालिटीज़ हैं उसकी। तो 3 फंक्शन क्या क्या हैं सेक्शन 2B के? जब आप पहली बार वहां पहुंचेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आप थोड़ा थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं? कॉन्सेंट्रेशन आपको करना नहीं पड़ेगा, अपने आप हो जाएगा।
और जो अभी तक हम लोग मेडिटेशन पढ़ते आए वो होता ही नहीं है, वो कुछ और ही अलग होता है। मतलब आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, एफर्टलेस पाथ हो जाएगा आपका। ये तीनों चीज़ कौन कौन सी 3 चीज़? कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, इंट्यूशन। इंट्यूशन कभी हुआ है आपको? इंट्यूशन वो होता है जहां पर कंप्लीटली अनरिलेटेड हेल्प दिखाई देता है माइंड के अंदर। ये होता है साइंटिस्ट्स को, ये होता है राइटर्स को, जिन्होंने पूरी की पूरी महाभारत इंट्यूशन से लिखी गई है। क्रिएटिव लोग होते हैं, वो इंट्यूशन से उनको समझ में आता है कि ये चीज़ें ऐसे नहीं ऐसी होनी चाहिए। और वो तब आता है जब आप कोई सब्जेक्ट को पा लेते हो, खोज लेते हो। 2 तरीके हैं सब्जेक्ट के साथ जुड़ने का, एक तो शादी करके फिर प्यार करना, और पहला प्यार करके फिर शादी करना। तो जब आप किसी सब्जेक्ट के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तब आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड इंट्यूशंस होना शुरू हो जाते हैं, और बाद में यही इंट्यूशन इतना ज़्यादा गहरा हो जाता है कि इट बिकम्स योर सेकेंड नेचर। जैसे रमन को आश्रम में कौन सी किताब कहाँ रखी हुई है पता रहता था। उनको ये पता रहता था कि ये स्टैंजा कौन सी बुक में किस पेज पे लिखा हुआ है। तो लोगों के लिए चमत्कार था, बट ये सेक्शन 2B का फंक्शन है। सेक्शन 3 के अंदर क्या खतरे हैं? सेक्शन 3 के अंदर हमको मिलती हैं ऑकल्ट पावर्स, जो हम लोग को लगता है कि बहुत हेल्पफुल है, लेकिन असल में वो भटकने का एक तरीका होता है, जो कि जब बुद्ध को मिली थी वो उस मूवी में दिखाया गया है। लिटिल बुद्धा में जो मरा होता है, तो वो बताते हैं कि आपको भटकाने के लिए यूज़ होते हैं कि हाँ आप हवा में उड़ सकते हो, किसी के मन की बात जान सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। तो वो आपके लिए पावर्स नहीं है, वो आपको भटकाने का तरीका है। तो उससे आपको बचना है, ना कि उसको यूज़ करना है। तो भगवान इतने निर्दयी क्यों हैं कि हम लोगों को शक्तियाँ दे रहे हैं? कौन सी शक्तियाँ? ये सेक्शन 3 की क्यों ऐसा रखा है भगवान ने हिसाब किताब कि आदमी जब इवॉल्व होगा तो सेक्शन 3 में उसको ताकत मिलेगी, शक्तियाँ मिलेंगी, और वो भटक जाए। शायद चेक करने के लिए आप डिजर्विंग हैं कि नहीं, क्योंकि जिनका 2B खुल जाता है वो 3 का यूज़ करके आगे बढ़ते हैं कि उसी पे अटक जाते हैं। शायद चेक करने के लिए। इसको थोड़ा सा और इवॉल्व कर देता हूँ मैं इस आंसर को। चेक इस तरह से नहीं किया जाता जैसे स्कूल में एग्ज़ाम चेक करके आपको जॉब पे रखते हैं, ऐसा नहीं होता। जैसे घर में लिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं, और हस्बैंड वाइफ में कोई भी आदमी जॉब करता होगा, दूसरा घर की देखभाल करता है। लेकिन अगर मान लीजिए एक टाइम के बाद दोनों बूढ़े हो गए, तो घर का काम धाम करने के लिए बच्चे अगर हैं तो उन्हीं को करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा बच्चे घर की देखभाल कर सकते हैं? हम लोग जब बड़े होते जाते हैं तो बड़े होने का साइन ही ये है कि आपको अब मिस्टिकल पावर्स मिलेंगी। ये मजबूरी है नेचर की। नेचर में हम और आप वही हैं जिसको नेचर इवॉल्व करके दुनिया की देखभाल करने के लिए रखती है। हमारे अंदर, आपके अंदर डिवाइन फ्रैगमेंट है। जैसे आप अगर पढ़ी लिखी हैं तो आप ही को नौकरी मिलेगी, पढ़ी लिखी नौकरी। अगर किसी ने 10th पास नहीं किया तो उसको 10th पास की नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे नेचर के लिए डिवाइन फ्रैगमेंट वाले बीइंग ही हैं जिनको और गहरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी जा सकती हैं। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं जिनको एडवांस में, कैसे हर एक प्रोसेस ऑफ बर्थ, जितनी बार भी हम लोग पैदा होते हैं उसमें एक तो आपकी अपनी डिवाइन फ्रैगमेंट होती है, और एक ऐसी डिवाइन फ्रैगमेंट्स होती हैं जो जन्म नहीं लेती हैं फिर भी आकर के हेल्प करती हैं प्रोसेस ऑफ बर्थ में। तो वो सारे के सारे काम के लिए यू नीड मिस्टिकल पावर्स, विच इज़ जो हमारे आपके हिसाब से मिस्टिकल है बट वो नेचुरल है, बहुत सिंपल है। अभी कल मैडम ने एक बहुत चमत्कार की चीज़ की। एक मधुमक्खी आती है ऊपर, वो रोज़ 9:30 बजे ऊपर आ जाती है। मैम ने फूल रखे हैं और फिर जहाँ से धूप मिलती थी वहाँ पर रख दिया उस फूल को। तो बेचारी मधुमक्खी को फूल नहीं मिल रहा था, वो कहीं खोज रही थी। तो फिर मैम ने उस मधुमक्खी को दूसरे गमले पे बैठा हुआ था, उसको उठा करके उस फूल पे डाल दिया जहाँ वो उसका ओरिजिनल ऑफिस स्टेशन था, जहाँ पर वो काम करती थी। बहुत ही, ये एक हफ्ते में हम लोग देख रहे थे। तो उसके लिए तो भाई चमत्कारी शक्ति हो गई, कोई आदमी उसको हेल्प कर रहा है। हमारे और आपके माइंड को जो चीज़ समझ में नहीं आती वो हमारे लिए चमत्कार है। हम सो के उठते हैं, हम रोज़ 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 सपने देखते हैं, तो हमारे लिए सपना कोई चमत्कार नहीं है। तो दोस्तों आज हम लोग इतना ही रखते हैं। ये है ZBC 2021, जिसमें हम लोग कुछ क्रिएटिव तरीके से क्वेश्चन आंसर के तरीके से डिस्कशन करेंगे। आपको अगर ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगर पूरा का पूरा कोर्स ज्वाइन करना है तो ढेर सारे अलग अलग कोर्सेज हैं। इनफैक्ट अब मैंने क्या किया है, अपने सारे कोर्सेज को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष में सारे स्पिरिचुअल कोर्सेज आएंगे, धर्म में सारे डिसीजन मेकिंग के कोर्सेज आएंगे, अर्थ मतलब रुपए पैसा, उसमें मनी और बिजनेस के कोर्सेज आएंगे, और काम रिलेशनशिप, लव, तो वो सब कोर्सेज काम में आएंगे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष।
अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे ऐप में देख सकते हैं। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के सजेशंस बहुत वैल्यूबल हैं, तो मैं उसका वेट करूँगा। सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।